हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णिका क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर जिसका नाम है मोशन। ये आपका 9th क्लास का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। और हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। सबसे पहले हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें हम कहते हैं कि वो मोशन में है, वो रेस्ट में है। तो वैसे तो समझ आता है कि रेस्ट में है, मोशन में है। फिजिक्स के टर्म में आप रेस्ट और मोशन को कैसे डिफाइन करते हो, है ना? पता होना चाहिए ना कि रेस्ट और मोशन को आप कैसे डिफाइन करते हो। सबसे पहले मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है, हमें ये चीज पता होना चाहिए। आपको किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा ये क्या होता है, ठीक है। और अगर आपको ये मोशन और रेस्ट चैप्टर अच्छे से समझ आता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम मिल सके और हम इस चैप्टर को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो देखिए क्या होता है रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट इन दोनों पिक्चर में से कौन सा रेस्ट में है और कौन सा मोशन में है, क्या हम ऐसे देखने से बता सकते हैं या नहीं बता सकते? अगर एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, जैसे अगर मैंने आज आपकी क्लास ली, यहाँ पे ये बोर्ड एज इट इज लगा हुआ है और मैं कल क्लास लूंगी, ये बोर्ड तब भी वहीं पे लगा रहेगा। तो इस बोर्ड ने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट है, बोर्ड क्या हो गया, व्हाइट बोर्ड क्या हो गया, आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। एक ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, कल भी वही था आज भी नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में? सब इसको बोलते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि सही है, लेकिन हम इसको और एक्यूरेट बनाने के लिए एक टर्म और ऐड करेंगे। वो क्या ऐड करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? रेस्ट में कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? An object is said to be in rest position if it does not change its position with respect to time and stationary object. With respect to time and stationary object. An object, अब ये क्लियर हो गया ना, रेस्ट पोजीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को कब कहा जाएगा? जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता टाइम के साथ। अगर मोशन बोले तो सिंपल एक ही वर्ड का चेंज होगा। एक ऑब्जेक्ट को मोशन में तब कहेंगे तब वो क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। जैसे अभी कुछ टाइम हुआ है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ यहाँ पे, मैं लिखने के लिए नेक्स्ट उसमें कहाँ पे आ गई, इधर की साइड आ गई, मुझे यहाँ पे लिखना है। तो मेरी बॉडी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। एक बॉडी ने क्या किया? टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या कर लिया? चेंज कर दिया। इधर अभी क्या है, नेक्स्ट सेकंड में यहाँ हो गया। इस ऑब्जेक्ट ने क्या कर लिया? क्या कर दिया? अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया टाइम के साथ। तो इसको हम क्या कहेंगे? मोशन भी कहेंगे, ठीक है ना।
दोनों बातें क्लियर है, दोनों डेफिनेशन क्लियर है। अगर एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, रेस्ट पोजीशन। अगर एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो क्या कहलाता है? मोशन। वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में कहलाएगा? आपका मोशन में कहलाएगा। अब आगे आते हैं मोशन कितने टाइप के होते हैं, है ना। अब इतना हमें पता है मोशन कि जो टाइप होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत टाइप के मोशन होते हैं। क्योंकि हम 9th क्लास का सिलेबस रीड कर रहे हैं, 9th क्लास के हम जो चैप्टर है उसको लेके चले, तो जो हमारे सिलेबस में है हम सिर्फ उसी टाइप के मोशन को डिस्कस करेंगे। हम ज़्यादा जो मोशन का डिस्कस है, जो हमारे बहुत सारे टाइप है, 11th क्लास में जब हमारा आएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको 9th क्लास के हिसाब से देखना है कि जो मोशन के टाइप होते हैं वो कितने होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन नाम से क्लियर है। यूनि मतलब एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा मतलब सेम। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं है, अनइक्वल है, ठीक है। नाम जो है उसका मीनिंग तो ये है। अब जो इसकी डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? वो क्या होगी बच्चा? सॉरी, जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें आप क्या बोलोगे कि अगर आपकी एक बॉडी क्या करती है? ट्रैवल करती है। अगर आपकी बॉडी ट्रैवल करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम? यूनिफॉर्म मोशन करेंगे। जैसे कि हमारी जो वॉच होती है, जो हमारी वॉच होती है वो क्या करती है? क्या है हमारा? यूनिफॉर्म मोशन है ना। एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे यूनिफॉर्म मोशन के, आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि क्या क्या होते हैं यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल। डेफिनेशन क्या है? अगर एक बॉडी ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। एक तो क्या हो गया आपका? क्लॉक हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया कि जो आपके प्लैनेट है वो सन के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, है ना। तो ये किसके एग्जांपल हैं आपके? किसके एग्जांपल है? यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? इसमें भी रेस्ट ऑफ मोशन की तरह एक माइनर सा ही चेंज है। इफ ए बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस, क्या ट्रैवल करेगी? अनइक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस तो क्या होगी? अनइक्वल होगी। लेकिन टाइम क्या होता है? टाइम तो हमेशा अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें क्या करोगे? क्या कवर करती है? ये ट्रैवल करती है। आप ट्रैवल यूज करो। इक्वल डिस्टेंस
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसका एग्जांपल बताया मैंने, क्लॉक बताया, प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं आपके सन के अराउंड, वो भी इसका एग्जांपल है। और जो नॉन यूनिफॉर्म है उसमें क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा वो। ओके, इसके एग्जांपल आप बताओ क्या होंगे नॉन यूनिफॉर्म के। अपने डेली लाइफ में देखो क्या होता है एग्जांपल। मान लो आपके पास गाड़ी है और आप कहाँ जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, लेकिन जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे जो रोड है वो क्या है, बिजी है। रोड क्या है आपका, बिजी है। तो कभी आपकी स्पीड से गाड़ी चल रही है ना, और फिर क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है, ब्रेक भी लग जाता है, कहीं पे रेड लाइट आ गई तो आपको रुकना भी पड़ सकता है। तो टाइम तो इक्वल डिस्टेंस पे ही चल रहा है, बट जो आपकी डिस्टेंस कवर हो रही है वो कैसे हो रही है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अभी तक हमने सिर्फ 4 चीजें पढ़ी है, 4 चीजें भी होगी, 4 डेफिनेशन पढ़ी है। पहली डेफिनेशन थी मोशन, a body is said to be in motion position if it does change its position, अगर वो क्या करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है। if it does change its position with respect to time and stationary object, इसको क्या कहेंगे आप, मोशन में कहेंगे। और रेस्ट में क्या होगा, अगर आपकी एक बॉडी क्या करती है, बताइए, हाँ जी आप बताइए क्या करती है। अगर एक बॉडी क्या करती है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती टाइम और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या करेंगे, रेस्ट पोजीशन में करेंगे। क्योंकि हमारा जो सिलेबस चल रहा है 9th क्लास का स्टार्ट किया अभी हमने, तो इसमें जो मोशन के टाइप है वो बहुत कम लिए हुए हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अदरवाइज मोशन के जो टाइप होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो मोशन के टाइप है वो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में अगर एक बॉडी ट्रैवल करे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो तो क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, अगर एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो आपकी किसकी डेफिनेशन होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है कि जो यूनिफॉर्म का ग्राफ होता है और नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ होता है वो कैसा होता है। यूनिफॉर्म का ग्राफ हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। बट यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ इतना ठीक है कि वो हमेशा पॉजिटिव साइड रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। ये जो आपका ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म का है, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव रहेगी, इसकी अपर साइड में रहेगी। और यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ कैसा रहेगा आपका, स्ट्रेट लाइन। ये आपको माइंड में रखना। अब वैसे तो हमारे 11th क्लास में बहुत अच्छा सा और लेंथी सा टॉपिक आता है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, बट अभी हम इसका बेसिक डिस्कस करें, क्योंकि हमारे मैंने पहले भी बताया अभी हम कौन सी क्लास का सिलेबस कर रहे हैं, 9th क्लास का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास क्वांटिटी होती है वो कितने टाइप की क्वांटिटी होती है, 2 टाइप की क्वांटिटी होती है। एक होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, एक हमारे पास होती है फ्रैक्शनल। टू टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर।
हमारी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? सबसे पहले तो किसी भी उसको हम किस में मेजर करें? किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम किस में मेजर करें? नंबर्स में मेजर करें तो उस टर्म को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अगर किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम किस में मेजर कर रहे हैं? नंबर्स में मेजर कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब हमारा आता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कितने टाइप की होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। पहले तो हम इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए कि ये होती क्या है। अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं आपको जैसे अगर मैं आप कोई बच्चे यहाँ पे खड़ा है और मैं उस बच्चे को बोलती हूँ कि आपको 5 कदम जाना है। मैंने क्या बोला उसको? आपको 5 कदम चलना है, 5 स्टेप्स चलना है, ठीक है? आपको 5 कदम चलना है या कह लो आपको 5 स्टेप चलना है। अब जो 5 स्टेप्स हुए, जो ये 5 होते हैं ना, इसको फिजिक्स में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो कंफ्यूज मत हो ना क्या बार-बार मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू को फिजिक्स क्या कहता है? मैग्नीट्यूड कहता है। लेकिन मैं अभी कंफ्यूज हो गई कि मुझे ये तो कह दिया 5 स्टेप चलना है, तो किस डायरेक्शन में चलना है? इधर चलना है, कहाँ चलना है? तो मुझे सिर्फ क्या दिया गया? मैग्नीट्यूड दिया गया, मुझे डायरेक्शन नहीं दी गई। तो इस टाइप की क्वांटिटी को क्या कहते हैं? हम स्केलर कहते हैं, जिसमें क्या दिया गया? ओनली मैग्नीट्यूड, but no direction। लेकिन वहीं पे ये बोला जाए मुझे कि मुझे 5 स्टेप्स मुझे कहाँ चलना है? ईस्ट की साइड चलना है। 5 स्टेप कहाँ जाना है? मुझे ईस्ट की साइड जाना है। तो मैं ईस्ट की साइड जाऊंगी और 5 स्टेप्स किसमें चलना है? ईस्ट डायरेक्शन में जाना है। तो क्या हो गया मेरे पास? मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी गिवन हो और साथ के साथ उसमें डायरेक्शन भी गिवन हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो समझ आया? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जब हम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है, नंबर्स में मेजर करते हैं। अब जो क्वांटिटी होती है आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का और वेक्टर क्वांटिटी का एक सिंपल सा एग्जांपल अभी ये दिया मैंने। कोई आपसे कहे कि आपको 5 स्टेप जाना है, तो जो 5 होता है फिजिक्स उसको क्या कहता है? अपनी लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड बोलता है। न्यूमेरिकल वैल्यू को वो क्या बोलता है? मैग्नीट्यूड बोलता है। तो जो 5 दिया है वो मैग्नीट्यूड तो दे दिया, बट उसने ये नहीं कहा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उस वाली क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन हमारे पास क्या हो? मैग्नीट्यूड भी हो, 5 स्टेप्स हमें ईस्ट की साइड जाना है, तो हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी गिवन है और डायरेक्शन भी गिवन है, दोनों चीज गिवन है ना हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है? तो ये आपकी क्या है? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल बताओ और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल बताओ। स्केलर क्वांटिटी में हम बोल सकते हैं जो मनी है, एग्जांपल क्या हो जाएंगे स्केलर के? मनी है, टाइम है, मास है, ठीक है? ये सब किसके एग्जांपल है? तुम्हारे
स्केलर क्वांटिटी के। और जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है उसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? फोर्स हो जाएगा। फोर्स भी बहुत सारे हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये दोनों में क्या बताया हमने? डिफरेंस बताया। ये दोनों में डिफरेंस। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है? आप हर बच्चे को क्या बताना है? दो दो वेक्टर क्वांटिटी के और स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल देंगे, ठीक है। पहले सोचना है फिर आपको रिप्लाई। अब आगे एक छोटा सा टॉपिक आता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अभी हम क्या करेंगे? हम एक एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको क्या बताना है? उसमें आपको क्या बताना है कि डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर, 3 मीटर। में जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? अब आपने देखा यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट है 5 मीटर चला, यहाँ पे 3, तो यहाँ इसकी तो जो टोटल डिस्टेंस कवर की है ना इस ऑब्जेक्ट ने 1 मीटर की है, इसमें भी 1 मीटर की है, इसमें भी 1 मीटर की है, इसमें पहले ही यहाँ तक गया 5 मीटर, फिर ये वापस आया 3 मीटर, भाई कवर तो इसमें भी डिस्टेंस क्या की है? इसमें भी कितनी की है? 1 मीटर की है। जितने भी सारे दो केसेस हैं इसमें डिस्टेंस कितनी कवर की गई है? 1 मीटर। जो डिस्टेंस होता है उसका डेफिनेशन ये होती है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ किसकी टोटल लेंथ? जो एक पाथ है ना, जो एक पाथ कवर किया गया है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा, एक पाथ कवर किया गया है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसकी टोटल लेंथ। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला यहाँ तक आया, उसने कितना पाथ कवर किया? 1 मीटर का, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। टोटल लेंथ किसकी टोटल लेंथ? एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना पाथ कवर किया गया है ना उसकी टोटल लेंथ को क्या कहते हैं? हम डिस्टेंस कहते हैं। वही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक क्लियर है? जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, जैसे इसी में देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ऑब्जेक्ट चला यहाँ तक पहुंचा, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। वो ऐसे ना जाके ऐसे ना जाके वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तो उसका ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड
या फाइनल पॉइंट आपकी इच्छा, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब यहाँ पर बात आती है कि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। जो डिस्टेंस होता है ना तो वो जीरो होता है और ना ही वो नेगेटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो। ये जीरो कभी नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कांट बी जीरो। जो डिस्टेंस होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है ये? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता? ये तो बराबर होंगे। जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो डिस्टेंस से कभी बड़ा तो नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है। तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो हम क्या कहेंगे? जो डिस्टेंस है ना वो या तो बड़ा होगा हमेशा या उसके क्या होगा? बराबर होगा। किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट। या तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी या फिर डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी? बराबर। डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, क्योंकि वो तो पहले ही दो पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता है ना, तो बड़ा कैसे हो सकता है? तो आपको ये क्या रखना है? याद रखना है। याद रखना नहीं, समझना है कि डिस्टेंस में तो हम कैसे भी जाएंगे, बट जब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है इसी उसका, ठीक है, पाथ का, तो हम क्या करेंगे? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे, शॉर्टकट रास्ता देखेंगे। तो जो पहले शॉर्टकट हो गया तो वो बड़ा कैसे होगा, है ना? समझने की बात है। तो आपको इस तरीके से क्या रखना है? माइंड में समझ के फिट करना है, ना कि आपको रट के फिट करना है, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो से कनेक्ट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।